So today we will start second part of this chapter, that is sexual reproduction. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा था, उसके बारे में पढ़ा था एनसीईआरटी के। मैंने लाइन बाय लाइन वीडियो डाली थी, तो एक बार वो फिर से आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अपन चालू कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? कोई ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो, कोई ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो। तो हाँ, मैं तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ कि मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे उनको ग्रीन हाइलाइटर से ऐसे हाईलाइट करूंगा, ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट करूंगा, ओके। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं से रेड हाइलाइटर से करूंगा। तो आप समझ जाना इसको, अंडरलाइन आप लोग भी हाइलाइटर से ही करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, या पेंसिल भी हो तो कोई वो नहीं है, ठीक है। स्टार लगा लेना, 5 स्टार 2 स्टार करके मैं बता दूंगा उस हिसाब से, ठीक है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन क्या बोल रहा है? पहली लाइन ये बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? मेल एंड फीमेल गैमीट्स का। किसका होता है? गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। तो गैमीट्स मिलते हैं तभी तो, ठीक है, स्पर्म और एग मिलके जाइगोट बनाते हैं। तो ये क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? देखना, एक लाइन इसमें क्या बोली, एक लाइन इसमें ये बोली है कि ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल। ये कहानी थोड़ी अच्छी है। देखो क्या कहना चाह रहा है कि ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कहने का कि या तो ये सेम इंडिविजुअल से हो रहा है या तो डिफरेंट इंडिविजुअल है। मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा, पर लेकिन या तो सेम इंडिविजुअल में ही हो जाएगा या तो डिफरेंट इंडिविजुअल में। तो आप लोग ये पढ़ेंगे इसमें आगे जाके यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल हो जाएंगे, बायसेक्सुअल मतलब एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिल जाएगा, ठीक है। These gametes fuse to form zygote, ये अपन जानते हैं, इसको अपन अंडरलाइन नहीं करेंगे। ये क्या बनाते हैं? यही गैमेट फ्यूज हो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। यही एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। हाँ, अब देखना एक हाईलाइट करने वाला पॉइंट क्या है। हाईलाइट ये है अपना कि इट इज एन इलोबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? ये इलोबरेट है। इलोबरेट मतलब कि काफी इलोबरेट है, काफी कॉम्प्लेक्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी कुछ आता है, एम्ब्रियोजेनेसिस आएगा, जाइगोट फर्टिलाइजेशन होता है और बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है, काफी इलोबरेट दिया हुआ, काफी लंबा चौड़ा है ये प्रोसेस, और स्लो प्रोसेस, काफी धीरे धीरे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन करने वाली चीज है। ये नीट में पूछ सकते हैं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये नीट में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक फ्रेम हुआ भी नहीं है और ये क्वेश्चन फ्रेम करने लायक है कि असेक्सुअल या डिफरेंशिएट करके पूछ लेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है क्या, कि किसमें इलोबरेट, किसमें कॉम्प्लेक्स, किसमें स्लो प्रोसेस होती है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो आगे बोल रहा है बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, जो ऑफस्प्रिंग रहता है वो क्या होता है? आइडेंटिकल नहीं होता है अपने पेरेंट्स से, आइडेंटिकल नहीं होता है। और हमने असेक्सुअल में क्या पढ़ा था? असेक्सुअल हमने ये पढ़ा था कि उसमें तो एकदम सेम क्लोन बनता है, वो तो जेनेटिकली भी सेम होते हैं, एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकली भी देखें तो वो सेम दिखते हैं। पर क्या ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है? नहीं, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। अपन आगे पढ़ते हैं, एक लाइन आएगी, स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मतलब कि ये बहुत बड़ी, मतलब ये पूरी दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है ना। जैसे कौन से ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के, प्लांट, एनिमल, फंगी, क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है ना। अलग अलग प्लांट एक अलग अपना किंगडम है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या देखेंगे कि दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर और एंड फिजियोलॉजी। इसका मतलब क्या है कहने का? इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब समझना। इसमें बोल रहा है कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म बहुत तरीके के ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट, एनिमल, फंगी। ये क्या है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म है।
ये किसमें डिफरेंट करते हैं? इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बाहर से दिखने में, इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके अंदर का स्ट्रक्चर, और उनकी फिजियोलॉजी, मतलब कि कैसा उनका डाइजेशन है, कैसा उनका रेस्पिरेशन, कैसा उनका एक्सक्रीशन है, ठीक है, ये उनकी क्या है? फिजियोलॉजी है। तो हमने क्या क्या बोला कि इन ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका फिजियोलॉजी क्या है? डिफर करता है। प्लांट में कुछ अलग चलता है मॉर्फोलॉजी, एनिमल की मॉर्फोलॉजी अलग है। प्लांट में पेड़ पौधे, स्टेम, रूट, ये सब देखने को मिलता है। इंसानों में दिखता है क्या? नहीं, इंसानों में नहीं होता ऐसा कुछ, ठीक है। फंगी में भी नहीं होता ऐसा कुछ। इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है। अपने अंदर ऐसा कुछ जाइलम फ्लोएम होता है क्या? नहीं होता है। फिजियोलॉजी, उनकी फिजियोलॉजी थोड़ी अलग चलती है, ठीक है। उनकी ये प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये सब कैसे, फोटोसिंथेसिस वगैरह होता रहता है उन लोगों में। क्या हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं करते हैं, तो हम अलग हुए। पर लेकिन अब आगे की लाइन क्या बोल रहा है? व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे शेयर सिमिलर। तो इसमें बोल रहा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है? शेयर ए सिमिलर पैटर्न। सब कुछ तो डिफरेंट है, पर लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की जो पैटर्न है वो क्या है? फंगी में, प्लांट में, एनिमल में सिमिलर पाया जाता है। फंगी में, एनिमल में, प्लांट में सिमिलर पाया जाता है। इनमें भी गैमेट्स बनते हैं, उनमें भी गैमेट्स बनते हैं, प्लांट में भी बनते हैं, एनिमल में भी बनते हैं, फंगी में भी बनते हैं, ठीक है। मेल फीमेल गैमेट दोनों में बनते हैं। तो ये बहुत कुछ सिमिलर पैटर्न शो करता है। तो इसमें अपन ये पूछ सकते, ये क्वेश्चन जरूर फ्रेम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेंगे कि ये बताओ कि प्लांट, एनिमल, फंगी है, इसमें क्या क्या सेम है, क्या क्या सिमिलर है, और क्या क्या डिफर कर रहा है। अगर जैसे पहला ऑप्शन दे दिया मॉर्फोलॉजी, ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फिजियोलॉजी, तो ये गलत होगा। दूसरा ऑप्शन दे दिया मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन और इंटरनल स्ट्रक्चर, तो ये भी गलत है। अगर तीसरा ऑप्शन देता है कि डिफर कौन सा, ये तीनों एक देते हैं, मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी, तो हाँ ये सही होगा। सिमिलर कौन शो करता है? तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। डिफरेंट, तो ये प्लांट, एनिमल, फंगी किस चीज में डिफर करते हैं? मॉर्फोलॉजी में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजी में, ठीक है। और सेम किस चीज का पैटर्न फॉलो करते हैं? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। काफी देर तक मैंने इस लाइन पे बोला है, तो ऐसे ही नहीं बोला है, आप लोग थोड़ा गौर कीजिए क्योंकि काफी अच्छा है ये लाइन, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, ठीक है। इसको ना आप लोग ऐसे ब्रैकेट में ऐसे पेंसिल से ऐसा मार्क कर लेना, इसको ऐसे मार्क कर लेना, क्योंकि अंडरलाइन नहीं करूंगा मैं इसको, क्योंकि कॉमन चीज आप लोग हर जगह पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे, तो ये क्या है? याद रहेगा। अंडरलाइन मतलब हाईलाइट उसको करना चाहता हूं मैं जो मतलब कि क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जिसपे ध्यान नहीं जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो इसमें बात क्या हो रही है? इसमें बात ये हो रही है कि वो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले, किसी नए ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने से पहले, मतलब इसको एक एग्जांपल की तरह ले तो एक बच्चा है, ठीक है, अपन उसको कहते हैं बचपन वाला फेज, बचपन वाला फेज है उसको जुवेनाइल फेज कह दो, और रिप्रोडक्टिव फेज जो एडल्ट फेज आ जाता है, ठीक है। बचपन वाला फेज मतलब बचपन में क्या होता है? अपनी ग्रोथ होती है, अपनी मैच्योरिटी आती है, और बाद में रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है ना। तो जो जो ग्रोथ और मैच्योरिटी वाला, इसी चीज को अगर प्लांट में बोले तो नया टर्म दे दिया उसको, नया टर्म में वेजिटेटिव फेज कहते हैं। चीज एक ही है। अगर एनिमल, ठीक है, बात दोनों का एक ही है। बात मतलब क्या है कि कोई मतलब कि वो फेज जब वो ग्रोथ और मैच्योरिटी फेज में होते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उस स्टेज को क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज बोलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रिच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी in their life before they can reproduce sexually reproduce करने, जो मैंने बोला, the period of growth is called juvenile phase, period of growth is called juvenile phase, it is known as vegetative phase in plant, इसी को vegetative phase से जाना जाता है प्लांट में, ओके। तो एक चीज, ये जो बगल वाली जो लाइन दी हुई है अपन को, एक बगल में लाइन दी है, इधर से इतना बड़ा अपन को एक गैप दिया जाता है, यहाँ पे इतनी बड़ी जो एनसीईआरटी अपन को लाइन देती है, तो इसका अपन यूज करें, मैं तो मानता हूँ
इसमें कुछ ना कुछ अपन टर्म्स लिखते हैं। क्या करेंगे? टर्म्स लिखेंगे, ताकि अपन जब रिवाइज करने बैठे ना तो उन टर्म्स को देखें, उसके बारे में खुद से अपन कुछ बोलें। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक टर्म्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सा टर्म पढ़ा अपन ने? एक नया टर्म ये पढ़ा कि जो नया टर्म अपन इसमें क्या पढ़ रहे हैं? नया टर्म हम इसमें पढ़ रहे हैं, हम इसमें नया टर्म पढ़ रहे हैं जुवेनाइल। क्या पढ़ रहे हैं? जुवेनाइल। तो हम ऐसे यहाँ करके यहाँ पे जुवेनाइल लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जुवेनाइल लिख लेते हैं। जुवेनाइल फेस करके कुछ पढ़े, एंड वेजिटेटिव फेस पढ़े, एंड वेजिटेटिव फेस, वेजिटेटिव। तो जुवेनाइल और वेजिटेटिव पढ़े। अब हम जब अपनी बुक खोलेंगे एनसीईआरटी की, तो हम सीधे इसको देखेंगे जुवेनाइल और वेजिटेटिव। जुवेनाइल की डेफिनेशन अपन को याद आ जाए, फटाक से याद आ जाए। क्या याद आ जाए? कि रिप्रोड्यूस करने से पहले जो एबिलिटी होती, ग्रोथ और मैच्योरिटी, उसको हम ये कहते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना रट रट के, ठीक है। अब आगे की लाइन हम पढ़ते हैं अपन लोग। आगे क्या बोल रहा है? द एंड ऑफ जुवेनाइल। क्या बोल रहा है? द एंड ऑफ जुवेनाइल। इसका कहना है कि द एंड ऑफ जुवेनाइल वेजिटेटिव, एंड ऑफ जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे? इसको भी ऐसे अंडरलाइन में इसको फ्रेम कर सकते हैं, इसको फ्रेम कर सकते हैं। इसको यहां तक कर लेते हैं। इसको ये लोग फ्रेम कर सकते हैं, कि ऐसे ध्यान दे देना। इसको ये लोग ऐसे, इस क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे? इस क्वेश्चन को ये लोग ऐसे फ्रेम करेंगे, ये लोग ऐसा बोल देंगे, ये लोग बोल देंगे कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसका बिगिनिंग क्या इंडिकेट करता है? तो उसका बिगिनिंग ये इंडिकेट करता है कि जुवेनाइल का एंड हो रहा है, या वेजिटेटिव फेज का वही बिगिनिंग होती है किसकी? रिप्रोडक्टिव फेज की। आ गई बात समझ में? इसके बाद यहाँ पे कुछ अपन को कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे मारीगोल्ड का, राइस का, वीट का, कोकोनट का, ठीक है, मैंगो प्लांट्स। ये सब की जब फ्लावरिंग आती है, इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वन। कुछ प्लांट देते हैं जिसमें फ्लावरिंग एक बार से ज्यादा बार होती है, होती होगी, क्यों नहीं होती होगी। कुछ होते हैं जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड होते हैं। व्हाट वुड यू, अच्छा एक चीज है, इसको आप लोग ना, इसको आप लोग खुद, इसका आंसर खुद ढूंढेंगे आप लोग। खुद ढूंढने से आपको खुद ही बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि ये याद करने वाली चीज है जो क्वेश्चन। हालांकि एक बात बता दूं, ये वाले इस टाइप के जो कुछ लाइनें रहती हैं बहुत लोग इग्नोर मार देते हैं। अपन को इग्नोर नहीं मारना है। जैसे अब ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी ने खुद पूछा है, ये एनसीईआरटी ने खुद पूछा है कि इंटर फ्लावरिंग पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे? जुवेनाइल कहेंगे या मैच्योर कहेंगे? तो इसका आंसर आप लोग मुझे खुद कमेंट में लिख के देंगे, ठीक है। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया। हम क्या करना है? हमको कुछ ट्रीज अपने एरिया में ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कौन करने बैठेगा ये सब काम? ट्री नहीं मिलेंगे पहली बात तो, ठीक है। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर। क्या ये फ्लावर करते हैं सेम मंथ या ईयर आफ्टर ईयर करते हैं? डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर। क्या वो ईयर आफ्टर ईयर करते हैं? हाँ, बहुत सारे होते हैं जो साल भर में एक बार करते हैं, कुछ साल भर में 2 बार करते हैं, ठीक है। एक बात आती है सीजनल करके, एक पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया है? सीजनल। सीजनल का मतलब सीजनल फ्रूट। गर्मियों के दिनों में हम आम खाएंगे, ठीक है। ठंडियों में हम कुछ खाते हैं, किसी में कुछ आता, बोलते हैं ना कि संतरे का सीजन है तो इसका सीजन है, तो उसका सीजन है। इसका मतलब क्या? कि वो उसी सीजन में फ्लावरिंग कर ले रहा होगा, तभी तो निकल रहा होगा, तभी तो प्रोड्यूस हो रहा होगा। बात समझ गए? आगे बात समझ में? सीजनल मतलब कि उस सीजन में आने वाला फ्रूट, ठीक है। तो सीजन वाइज फ्लावरिंग करते हैं। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। क्या कोई प्लांट है जो साल भर करता है? और क्या कुछ ऐसा है जो सीजनल आता है? हाँ, तो इसके अपन पॉइंट्स खुद ही निकालेंगे। 11th में अपन ये सब शायद पढ़ भी चुके होंगे, मेरे को लग रहा है कि पढ़े ही होंगे। कुछ फ्लावर क्या करते हैं? साल भर में आते हैं। कुछ फ्लावर जो सीजनल आ जाते हैं, मतलब कुछ साल में 2 बार आ जाएंगे। तो ये सब चलता रहता है। तो इनको नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है? इनको एक नाम दे दिया गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टर्म है पढ़ने का। क्या है? प्लांट्स, द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स। प्लांट कितने प्रकार के होते हैं? एनुअल और बाइनियल टाइप के होते हैं। एनुअल और बाइनियल टाइप के होते हैं। तो यहाँ एक नया टर्म अपन को देखने को मिलेगा जो अपन को लिखना चाहिए इस पैराग्राफ पे। इस वाले पेज पे हमको एक नया टर्म लिखना चाहिए। इसमें तो हमको कुछ मिला क्या? इसमें नहीं मिला। इसमें बस ये जो अंडरलाइन मैंने ग्रीन पेन से किया, उसको थोड़ा बार पेंसिल से देख लेना। हमको एक टर्म मिला है, उसका नाम है एनुअल। क्या है?
मैं लिख देता हूँ एनुअल, और एक क्या है, एक है बाइनियल। ये क्या है, बाइनियल। दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनुअल टाइप का, एक होता है बाइनियल टाइप का। अगली बात समझ में, एक होता है एनुअल टाइप का, एक होता है बाइनियल टाइप का। तो ये क्या शो करते हैं, ये शो क्या करते हैं, ये शो करते हैं तीन फेजेस। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेड पेन से कर रहा हूँ, रेड हाइलाइटर से। ये क्या शो करते हैं एनुअल और बाइनियल, कि कोई भी प्लांट रहता है उसके अंदर तीन फेज आते हैं। एक आता है वेजिटेटिव फेज, एक आता है उसका रिप्रोडक्टिव फेज, एक आता है उसका सेनेसेंट फेज। कौन से फेज आते हैं, एक आता है वेजिटेटिव फेज, एक आता है रिप्रोडक्टिव फेज, एक आता है सेनेसेंट फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज जब वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी प्लांट है उसका एक वेजिटेटिव फेज आता होगा। वेजिटेटिव फेज मतलब कि जब वो एक बच्चा आता है उस समय वो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती है, उसमें सिर्फ ग्रोथ और मैच्योरिटी आती है। फिर इसका एक फेज आता होगा रिप्रोडक्टिव फेज, जब वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में आता है। एक आता है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट क्या होता है, सेनेसेंट उस फेज का नाम है। सेनेसेंट मतलब ना वेजिटेटिव फेज ना रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब एक वो समय जब ना उसका ग्रोथ और मैच्योरिटी हो और ना ही वो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी हो, वो बस सिंपल ऐसे ही चलता रहे, ठीक है। ना उसका ग्रोथ हो रहा है, ना उसका ग्रोथ हो रहा है, ना उसकी मैच्योरिटी आ रही है अब आगे, और ना वो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेनेसेंट फेज, ठीक है। ये सेनेसेंट फेज ये शायद मेरे ख्याल से नया टर्म है, तो इस पे थोड़ा गौर कर लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्योंकि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव तो हमने पढ़ लिया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कौन से फेज होते हैं, ओके। तो सेनेसेंट में यहाँ लिखता हूँ, तो मतलब कि जब अपन बुक खोलेंगे तो एक बार सेनेसेंट जरूर देखेंगे, सेनेसेंट हम जरूर देखेंगे, ठीक है, सेनेसेंट फेज। इसके बाद हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ, एक पेरिनियल स्पीशीज करके आती है, एक नया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पेरिनियल, पेरिनियल आपने 11th में अपन मॉर्फोलॉजी के टाइम पे मैंने आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है। पेरिनियल में हमको ये डिफाइन करना, ये तीनों फेसेस डिफाइन करना काफी मुश्किल हो जाता है। पेरिनियल में हमको ये तीन फेसेस डिफाइन करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि पेरिनियल जो होता है वो अनएडवर्स कंडीशन में आता है। अनएडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में जो रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं उन्हें हम पेरिनियल या अनफेवरेबल कंडीशन में या पेरिनियल स्पीशीज कहते हैं। तो पेरिनियल में क्या होता है कि ये फेजेस को बताना हमारे लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन है। तो उसका ना कुछ एनुअल होता है, ना उसका कुछ बाइनियल होता है, ना उसका कुछ होता है। ये क्या होता है, पेरिनियल होता है। ना इसका कोई वेजिटेटिव फेज पता चलता है, ना उसका रिप्रोडक्टिव फेज पता चलता है, ना सेनेसेंट फेज पता चलता है। तो हमको ये डिफाइन करना मुश्किल है, इसीलिए पेरिनियल में ये वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट वाली बात लागू नहीं होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, सम ऑफ देम सच एज बैम्बू स्पीशीज वंस इन देयर लाइफ टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद करना जरूर, क्योंकि ये बैम्बू वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पूछा भी गया है, और हर टेस्ट सीरीज में आप लोग कहीं टेस्ट देते होंगे ना, तो वहां भी बहुत बार पूछते हैं। तो या कोई सी बुक खोल लो, हर गाइड में, हर इसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलता है कि बैम्बू स्पीशीज वंस इन देयर लाइफ टाइम, विच स्पीशीज फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ टाइम, दैट इज बैम्बू, ठीक है। बैम्बू ऐसा करता है, कब करता है ये, जनरली आफ्टर, अगर कोई और आगे बढ़ के पूछा तो ये वाला लाइन पूछ सकता है कि जनरली आफ्टर 50 to 100 years, 50 to 100 प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। हाँ, एक चीज और पूछ सकता है, ये क्या करता है, फ्रूट प्रोड्यूस करता है और मर जाता है, फ्रूट प्रोड्यूस करता है और मर जाता है, ठीक है। अब एक और आता है, ये मेरे ख्याल से ये पूछ सकते हैं, स्ट्रोबिलेंसिस कुंटियाना वाला, कि 12 साल में, क्योंकि बच्चे इसे ये बैम्बू वाला तो याद हो जाता है, पर स्ट्रोबिलेंसिस कुंटियाना वाला याद नहीं करते हैं ज्यादातर, मैंने एक चीज नोटिस की है। तो स्ट्रोबिलेंसिस कुंटियाना आप लोग जरूर याद करना कि स्ट्रोबिलेंसिस कुंटियाना जिसे नील कुरंजी कहते हैं, स्ट्रोबिलेंसिस कुंटियाना नील कुरंजी, उसका नाम ही पूछ लें, नील कुरंजी, फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, तो 12 साल में एक बार करता है। पिछले बार 2006 में किया था, तो मेरे ख्याल से 2018 में भी किया होगा। अब मेरे को इतना नहीं मालूम, मैं ये सब थोड़ा देखते फिरता हूँ, पर ठीक है, कोई नहीं देखता है, वो तो लिख दिया तो हमने मान लिया। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरियाज इन केरला। इट्स
मार्स इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफर लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरियाज इन केरला, ये केरला में बहुत ज्यादा पाया जाता है। कर्नाटका एंड तमिलनाडु में ब्लू स्ट्रेचेस होते हैं, अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, ये ख्याल मैं पूछेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी रीड कर लिया। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मोर, हाँ ये चीज देखो, इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ठीक है, ये लाइन देखो काफी अच्छी है। एनिमल में क्या होता है, एनिमल में जुवेनाइल फेज किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजिकली चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिव फेज भी वेरिएबल ड्यूरेशन में होते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज के भी वेरिएबल ड्यूरेशन होते हैं। ठीक है, तो क्या रिप्रोडक्टिव फेज के वेरिएबल ड्यूरेशन होते हैं, तो हाँ रिप्रोडक्टिव फेज के वेरिएबल ड्यूरेशन होते हैं। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, क्या हम इसको बता सकते हैं ह्यूमन बींग्स में, हाँ आते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, प्यूबर्टी आ जाती है, उसके बाद फिर अपने ये बहुत कुछ आते हैं यार, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन लोग। जैसे अपन लोग क्या बियर्ड मुस्टेक वगैरह आने लगती है प्यूबर्टी के टाइम पे, ये सब कुछ होता है, प्यूबर्टी वाली लाइन ये सब पढ़ेंगे 10th में भी मेरे ख्याल से पढ़ा ही होगा। अमंग एनिमल्स, अब एनिमल्स में कैसे वेरिएशन वेरिएबिलिटी आती है। अमंग फॉर एग्जांपल बर्ड्स डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर्स, क्या वो साल भर देती हैं, और सीजनल फिनोमेनन है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजार्ड, यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स, हाँ बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बर्ड्स हमेशा देती हैं कि सीजनली देती हैं, तो बर्ड्स जो नेचुरल एग होता है ना वो सीजनली देती हैं, वो सीजनली देती हैं। पर अपने पोल्ट्री फॉर्म जो होता है इनमें क्या करते हैं ये लोग, थ्रू आउट द ईयर निकलवाते रहते हैं इंजेक्शन दे दे के। In this case, laying eggs is not related to reproduction, but it is a commercial exploitation in human welfare. तो ये जो laying eggs इन इस केस में, इस लाइन को देख लेना, इस केस में जो एग अंडा देना रिप्रोडक्शन से रिलेट नहीं किया जाता है, रिप्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर दिया जाए, क्योंकि ये कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, द फीमेल ऑफ प्लासेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस। ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं मैमल्स में जो फीमेल्स आती हैं ज्यादातर प्लासेंटल मैमल्स, ये क्या इनके अंदर एक साइक्लिक चेंजेस आते रहते हैं, क्या आते हैं, साइक्लिक चेंजेस आते रहते हैं इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरी। किसके अंदर, ओवरी के अंदर आता है, किसके अंदर, ओवरी और एसेसरी डक्ट में एक साइक्लिक चेंजेस आता है। जो मैमल्स होते हैं, ह्यूमंस हुए, डॉग्स, काऊ, ये सब जो होते हैं ना, तो इनके अंदर क्या होता है, एक साइक्लिक चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्शन के लिए इनके ओवरीज में। तो ये एक अपना आता है। तो इन नॉन प्राइमेट्स लाइक काऊ, ये सब में इन सब में क्या होता है, ईस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। इन सब में जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन के कारण जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, इनमें ईस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। वहीं जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, उनमें क्या होता है, वेर मंकी, एप्स, ह्यूमन, किसमें, प्राइमेट्स में, नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स में इसको क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको अंडरलाइन कर देना। जो अपन ह्यूमंस में जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं ना, जिस चेंजेस को, इसी चेंजेस को नॉन प्राइमेट्स जैसे काऊ, शेप, रैट्स, डियर, डॉग, टाइगर, इन लोगों को क्या कहा जाता है, इनमें ईस्ट्रस साइकिल कहा जाता है कि ये ईस्ट्रस साइकिल है। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल, बहुत सारे मैमल्स जो नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में एग्जिबिट करते हैं सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। हाँ, अब इनमें ही बहुत सारे मैमल्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट करती है, वाइल्ड कंडीशन, बहुत सारी वाइल्ड कंडीशन में सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। तो ये एक फेवरेबल सीजन में आता है, ठीक है, ऑफ रिप्रोडक्टिव फ्रेंड, दे आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। ले देखिए 2 पॉइंट कहेंगे कि यहाँ पे एक सीजनल ब्रीडर्स होते हैं और एक कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। कौन से, एक सीजनल ब्रीड। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। तो बहुत सारे मैमल्स जो रहते हैं ना, कि रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी उनके अंदर साल भर रहती है, कि जब उन्होंने रिप्रोडक्शन किया तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में आते हैं। और कुछ होते हैं सीजनल ब्रीडर्स,
जो कि फेवरेबल कंडीशन में देखते हैं, मतलब कि फेवरेबल का सीजन आता है, फेवरेबल सीजन, तो इनमें भी एक तरीके से आ रहा है। जैसे उसमें जैसे इसमें सीजनल ब्रीडर्स, जैसे अपन ने उसमें बात की थी एनुअल और बाइनियल, अलग अलग साल में एक बार, साल में दो बार उसे बाइनियल कहते हैं। ठीक है, वैसे इसमें इसमें साल में एक बार दो बार नहीं, जो कभी भी रिप्रोडक्शन कर सके वो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हमेशा करता है। जो सीजनल ब्रीडर, जो सीजन वाइज ब्रीडिंग करता है उसे सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। तो इसमें दो ही पॉइंट्स पढ़ने लायक थे। ठीक है, तो हम इसमें क्या, अब इसमें हम अलग कि अपना इस पैराग्राफ में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, इस पैराग्राफ में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं वो हम लोग ये बगल वाली लाइन में लिख लेते हैं। आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी के बुक के बगल में लिख लें, या अलग से कॉपी में भी लिख सकते हैं। वैसे कॉपी में लिखना मैं ज़्यादा सही नहीं मानता हूँ, अगर एनसीईआरटी में छोटी छोटी राइटिंग में लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे बुक खोलोगे रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सेनेसेंट फेस पढ़ लिया हमने। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसमें एक पेरिनियल करके पढ़ा, तो पेरिनियल को भी लिखेंगे हम लोग। किसको लिखेंगे, पेरिनियल को भी लिखेंगे। राइटिंग मेरी अच्छी पर इसमें अच्छा नहीं लिखाता है। पेरिनियल स्पीशीज करके हमने पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा एक पेरिनियल स्पीशीज। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, इसके बाद हम लोग बैम्बू वाली बात पढ़े कि बैम्बू क्या करता है। ये वाली लाइन है, वंस इन लाइफ फ्लावर करता है, वंस इन लाइफ फ्लावर्स, फ्लावर वंस इन लाइफ। उसके बाद एक स्ट्रोबिलेंसिस कॉन्टियाना लिखने में तो हालत खराब हो जाएगी मेरी। स्ट्रोबिलेंथस कॉन्टियाना, जिसको हम क्या कहते हैं, नील कुरंजी। ठीक है, ये चीज हमने इस पेज पे लिख लिया। उसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं इस पे, जुवेनाइल फेज, ये सब तो लिख लिया। ठीक है, इसके बाद एक लाइन यहाँ लिखने वाली ये है कि पूछ सकते हैं यहाँ पे, ये है कि बर्ड्स जो होता है नेचुरली, जो बर्ड्स होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं वो नेचुरल एक तरीके सीजनली देती हैं। कैसे ले करती हैं, बर्ड्स ले एग्स सीजनली, सीजनली करती हैं। कैसे करती हैं, सीजनली करती हैं। ठीक है, ये सीजनली करती हैं। फिर हम एक नॉन प्राइमेट्स में पढ़े हैं, क्या पढ़े कि नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स एग्जाम्पल जैसी नॉन प्राइमेट्स बोलो वैसे ही आप लोग को खुद ही याद आना चाहिए। इसमें क्या होता है, ईस्ट्रस साइकिल होता है। कौन सी साइकिल होती है इसके अंदर, इसके अंदर होती है ईस्ट्रस साइकिल, ईस्ट्रस, ईस्ट्रस साइकिल होती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं प्राइमेट्स, क्या बोलूं, इधर लिख लेता हूं, ये लाइन है बुक में, पता नहीं है नहीं है पर यहां दी हुई है। जैसे मैं बोलूं प्राइमेट्स, तो अपन क्या बोल देंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोल देंगे, मेंस्ट्रुअल, राइटिंग को ज्यादा गुजरी निकल रही है इसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बात समझ में आ गई। तो हम इस पैराग्राफ में क्या क्या पढ़े एक तरीके से खुद ही अपन देख लेते हैं। तो अपन इसमें जुवेनाइल और वेजिटेटिव पढ़े। जैसे मैं बोलूँ जुवेनाइल वेजिटेटिव, जुवेनाइल मतलब जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसके पहले में जो मैच्योरिटी वाली फेज आती है उसको हम जुवेनाइल कहते हैं। वेजिटेटिव, इसी टर्म को प्लांट्स में वेजिटेटिव बोलते हैं। आगे बढ़ गए, इसके बाद हमने इसे बगल बगल, इसके बाद इस पैरा हमने एक एनुअल और बाइनियल करके पढ़ा है। एनुअल मतलब जो एक साल में एक बार फ्लावरिंग करे, है ना। बाइनियल मतलब जो एक साल में दो बार फ्लावरिंग करे या दो बार रिप्रोड्यूस करे। ठीक है, पेरिनियल स्पीशीज क्या होती है, एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में जो कि स्पीशीज होती है। ठीक है, एनुअल और बाइनियल में क्या होता है, तीन फेजेस आते हैं। एनुअल और बाइनियल में क्या आते हैं, तीन फेजेस आते हैं ना। ये एनुअल और बाइनियल में, एनुअल और बाइनियल में क्या होता है, तीन फेज आते हैं। कौन से आते हैं, पहला आता है वेजिटेटिव, प्लांट्स की बात हो रही है इसलिए वेजिटेटिव, आई बात समझ में। ठीक है, दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है अपना रिप्रोडक्टिव। कौन सा आता है,
रिप्रोडक्टिव। और तीसरा कौन सा आता है अपना? तीसरा अपना आता है सेनेसेंट। कौन सा आता है? सेनेसेंट। ये 3 फेज आते हैं। समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये बगल में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोग के लिए। अभी आपको तो लगेगा थोड़ा, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई अगर सही में देख रहे हो तो कर ही लेना। हालांकि अभी स्टार्टिंग चल रहा था, शायद ही कोई देख रहा हो। ठीक है, फिर एक बार हमने आगे बढ़े तो इसके अंदर हमने एक लाइन करी कि बर्ड्स ले एग सीजनली। बर्ड्स क्या होते हैं? सीजनली एग ले करता है, ठीक है। पर हम पोल्ट्री फॉर्म में ये सब आगे इसमें पढ़ेंगे तो पढ़ ही लेंगे। नॉन प्राइमेट्स में हमने ये पढ़ा कि ईस्ट्रस साइकिल होता है, प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। एग्जाम्पल आप लोग खुद लिख लेना, मैं ऐसे एग्जाम्पल करके लिख दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा लिखाएगा नहीं, इसलिए एग्जाम्पल आप लोग यहाँ लिख लेना। एग्जाम्पल बुक में दिया ही हुआ है। आगे आते हैं तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? इस पैराग्राफ में हमने कुछ नहीं पढ़ा है। इस पैराग्राफ में हमने पहली चीज पढ़ी है सीजनल। क्या पढ़ा है हमने? पहली चीज पढ़ी है कि एक सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। कौन से होते हैं? एक सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, और दूसरे कौन से ब्रीडर्स होते हैं? कंटिन्यूअस। ये कौन से होते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। तो 2 चीज पढ़ी है हमने इसमें, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते समय हम एक चीज देखेंगे इन दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड। हम सब बुढ़े होते ही हैं, ठीक है भाई, हम भी होते हैं। बट अनिल कपूर को छोड़ के सब बुढ़े हो ही जाएंगे एक ना एक दिन। बट व्हाट इज मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड? इसका मतलब क्या होता है कि हम ग्रो हो रहे हैं बुढ़ापे की तरफ? मतलब कि द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब कि इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब कि रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी खत्म होती जाती है। रिप्रोडक्शन 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 करने की एबिलिटी खत्म होने को ही हम क्या कहते हैं? ग्रोइंग टुवर्ड्स ओल्ड। ग्रोइंग टुवर्ड्स ओल्ड, बुढ़ापे की तरफ बढ़ने को हम इसमें साइंस के टर्म में रिप्रोडक्शन के फेज में बोलते हैं कि बुढ़े हो रहे हैं, ठीक है। The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence और old age। एक चीज देखना, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें ये बोल रहा है कि the end of reproductive phase can be considered as one of the parameter। तो इस लाइन को हम ऐसा अंडरलाइन तो नहीं करेंगे, पर हाँ इसको हम ऐसा ब्रैकेट में जरूर कर लेंगे, क्योंकि एक बार रीड इसको हम जरूर करेंगे, ठीक है। कि रिप्रोडक्टिव फेज का एंड क्या पैरामीटर है? ये एक ऐसा पैरामीटर है कि हाँ ये सेनेसेंस और ओल्ड एज आ रहा है, ठीक है। देयर आर कंकॉमिनेंट चेंजेस इन द बॉडी लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। जब ओल्ड एज आता है तो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन। जो ओल्ड एज होता है ये क्या होता है? लाइफ स्पेन का लास्ट फेज माना जाता है। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू डेथ। हाँ ठीक है, बुढ़ापे के बाद हमारी मृत्यु तय है, मृत्यु तो सबकी तय है, हमारा कोई नहीं है मन्ना भैया को छोड़ के, तो वही मरी गए लास्ट में। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द 3 फेजेस। प्लांट और एनिमल में, दोनों में, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन। हॉर्मोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ट्रांजिशन बिटवीन दीज फेजेस। तो ये लाइन मेरे ख्याल से पूछ सकते हैं, इसको मैं ऐसे हाथ से हाईलाइट कर रहा हूँ कि क्या रिस्पॉन्सिबल होता है इन तीनों फेजेस में आने में। तो वो होता है कौन? हार्मोन। हार्मोन ही कौन होता है? हार्मोन। दोनों में, किसमें? प्लांट और एनिमल में। जो 3 फेज आते हैं ना, वेजिटेटिव फेज या रिप्रोडक्टिव जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज सेनेसेंट मतलब बुढ़ापा, किसका फेज है वो? किस कारण क्या है उसका? हार्मोन। हार्मोन ही सब करवाता है। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर। बाहर के एनवायरनमेंट भी हल्का सा फैक्टर करता ही है। रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
तो कौन सी चीजें बाहर की चीजें, या मतलब कि जो कौन सी फैक्टर या कौन से अपन से पूछ लें कि कौन से फैक्टर रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को और बाहर के अपने एक्सप्रेशन को, तो वो होते हैं हार्मोन्स। एक होता है हार्मोन, ठीक है, और एक होता है एनवायरमेंटल। एक होता है एनवायरमेंटल। ये क्या रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, ठीक है ना, और अपने बिहेवियरल एक्सप्रेशन को। आगे बात समझ में, आगे बढ़ूं मैं। तो इस पेज पे हमने क्या पढ़ा, इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है? इस पैराग्राफ में हमने ज़्यादा कुछ खास नहीं पढ़ा है, ठीक है। इस पैराग्राफ में हमने एक चीज़ देखी है बस ध्यान से, कि क्या, कि पैरामीटर क्या है अपने ओल्ड एज के लिए? पैरामीटर है अपना क्या, रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होना। इसे अपन पैरामीटर लेके चलते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हार्मोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि हार्मोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। अब पढ़ रहे हैं हम लोग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब किस बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स कौन से होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो इसमें हम अगर इवेंट की बात की जाए ना तो 3 इवेंट्स होते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन, एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होना, 3 इवेंट्स होते हैं उसमें। तो एनसीईआरटी में क्या लाइन दी हुई है, लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं अपन लोग, तो पढ़ेंगे। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, एक बार मैच्योरिटी को अगर कोई चीज अटेन कर लेती है तो सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या एग्जिबिट करती है? एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेस, exhibits events and processes that have remarkable fundamental similarity। तो उनकी एक फंडामेंटल सिमिलैरिटी होती है। फिर से पढ़ो इस लाइन को, क्या बोल रहा है कि अगर अटेन मैच्योरिटी के अटेनमेंट के सारे सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म इवेंट्स का एक उनके उनके अंदर भी एक इवेंट्स होते हैं जो कि फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवन दो जो स्ट्रक्चर होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, आर इंडिडेड वेरी डिफरेंट, लेकिन वो काफी डिफरेंट होते हैं। सही बात है। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू इलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स। सही बात है, मैंने बता ही दिया कि जो एलोबरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, स्लो प्रोसेस भी होता है, फॉलो है रेगुलर सीक्वेंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। तो ये वाली लाइन जो लाइन है, ये बोर्ड वाले जरा ध्यान से ही देखें क्योंकि ये बोर्ड वालों के लिए है, क्योंकि वो लिख के आएंगे क्या, अगर अपन से डेफिनेशन ही पूछ लिया कि डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, खैर इतना तो नहीं पूछ सकते पर पूछ लिया तो पूछ लेंगे तो हम लिखेंगे sexual reproduction is characterized by the fusion of male and female gamete, the formation of zygote and embryogenesis for convenience this। तो ये लाइन आप लोग फटाक से लिख देना, ठीक है। और 3 फिर फेज लिख देना। अगर 5 नंबर में आएगा तो ऐसे लिखिएगा, डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स इवेंट्स, ये क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसा इक्वेशन आता है, 3 इवेंट्स आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो इनमें भी कुछ लिख देंगे जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला आता है प्री फर्ट। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? भाई अपन को जवाब देना पड़ेगा ना, हर पैराग्राफ में पढ़ने के बाद अपन को जवाब देना है खुद को कि हाँ भाई हमने इस पैरा में क्या निकाला। तो इस पैरा में हमने क्या निकाला, तो इस पैरा में हमने ये निकाला भाई कि इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या होते हैं जो इवेंट्स होते हैं, इसमें कौन से इवेंट्स आते हैं? एक आता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक आता है प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एक क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब बीच में जो आता है, एक होता है फर्टिलाइजेशन पहले, एक होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो बीच में आता है फर्टिलाइजेशन। यहाँ में लिखना ऐसा, क्या मैं हमेशा प्री फर्टिलाइजेशन पोस्ट लिखता हूँ ना, इसलिए थोड़ा पहले लिखेंगे प्री, फिर लिखेंगे फर्टिलाइजेशन, फिर होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है हमारा फर्टिलाइजेशन, काफी बड़ा लिख दिया है मैंने, फर्टिलाइजेशन। और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी बात समझ में, तो हम इसमें 3 चीज पढ़ने वाले हैं।
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ लेंगे भैया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वो इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वो इवेंट है जिसमें फर्टिलाइजेशन से पहले की सारी चीजें, सारी प्रोसेस की, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमेट से पहले क्या क्या होता है, फर्टिलाइज होने से कोई चीज पहले क्या क्या होता है। तो दीज इंक्लूड ऑल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जैसा कि मैंने बोला कि गैमेट्स बनने के पहले, फ्यूजन गैमेट्स के फ्यूज होने से पहले वाली जो कहानी है पढ़ने वाले हैं। तो द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। इसमें कौन से मेन इवेंट्स होते हैं? एक होता है गैमेटोजेनेसिस, एक होता है गैमेट ट्रांसफर, एक क्या होता है गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का सिंथेसिस होना, किसी चीज का क्या होना, किसी चीज का सिंथेसिस होना, किसी चीज का सिंथेसिस होना मतलब बनना, किसी चीज का बनना, कैसे बन रहा है। ठीक है, गैमेटो, गैमेटो मतलब जोमेटो नहीं है, गैमेटो है। तो ये क्या होता है? गैमेट। तो गैमेट की सिंथेसिस मतलब गैमेट बनना, तो क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट ट्रांसफर, गैमेट का ट्रांसफर होना। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि गैमेट कैसे बन रहा है, स्पर्म कैसे बन रहा है, एग कैसे बन रहा है। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। फिर वो एग और स्पर्म ट्रांसफर कैसे हो रहा है, जा कैसे रहा है। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। तो पहला हम क्या पढ़ रहे हैं? गैमेटोजेनेसिस। स्टार्ट करते हैं। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, गैमेटोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट, दो टाइप के गैमेट्स के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, दैट इज मेल एंड फीमेल। ठीक है, गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। गैमेट्स जो होते हैं क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लेना। गैमेट्स कैसे सेल होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब देखो एक चीज तुम लोग इसमें क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखो। ये अच्छा, ये जो लाइनें इधर दी रहती है ना एनसीईआरटी में, जो नीट में जहां तक मैं जानता हूँ, नीट में ये फिगर ऐसा करके लिखा हुआ है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है डायग्राम नीट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, सीधे ही पूछ लेते हैं उठा के। तो टाइप्स ऑफ गैमेट्स, अगर अपन को एग्जाम दे दिया और अपन से पूछा कि आइसोगैमेट्स कौन सा है, हेटेरोगैमेट्स कौन सा है, और होमोगैमेट्स कौन सा है, ऐसा भी पूछ सकते हैं होमोगैमेट्स कौन सा है। होमो मतलब होमो को ही आइसो कहते हैं। तो एक तरीका आइसो, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम। और ये किसका है? ये क्लेडोफोरा दिया हुआ है, एल्गा। तो अपन से ये नहीं पूछेगा आइसो वाइसो। अगर अपन से यही पूछ लिया कि भाई ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एग्जाम ऑप्शन दे दिए क्लेडोफोरा, फ्यूकस, कुछ भी दे दिया अपन को, है ना, तो अपन क्या बोलेंगे? ये क्या है? क्लेडोफोरा है। क्या है? ये एक एल्गी है। तो आइसोगैमेट्स में मतलब कि सेम, सेम दिखा। ये भी मोटाइल स्ट्रक्चर का है। ठीक है, ये भी मोटाइल है। इसका भी एक्सेल उतना ही बड़ा है जितना इसका एक्सेल है। आई बात समझ में? इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है। आ गई बात समझ में? क्या बात है? इसका भी फिलामेंट है, इसका भी फिलामेंट है। दोनों ही सेम जैसे दिख रहे हैं। कुछ अलग दिख रहा है दोनों में? कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। तो एक तरीके से देखोगे तो क्या ये सेम ही दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं, है ना। तो इनका भी क्या ये है क्या स्ट्रक्चर में? अगर तुम अपन से पूछ ही लिया तो ये इसका क्या है? ये इसका फ्लैजिला है भैया। ये क्या है? ये है फ्लैजिला। समझ गए बात को? फ्लैजिला है, ये इसका एक्सेल का, ये साइटो है, साइटोप्लाज्म होगा, ये न्यूक्लियस। तो एक तरीके सेम ही है। कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। एग्जाम्पल किसका है? क्लेडोफोरा। एग्जाम्पल किसको रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ भैया, तुम लोग देखते रहना क्योंकि ये पूछ सकते हैं, ये पूरे पूरे। ठीक है, ये पूरे पूरे पूछ सकते हैं, पूरे पूरे। तो इसको तुम लोग भी रेड पेन से कर लेना है, रेड हाइलाइटर तो उससे कर लेना। अब दूसरा क्या आ रहा है? हीट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस। ये भी एक एल्गी का ही है, पर क्या है? हीट्रोगैमेट्स। इसमें हीट्रो है, इसमें जो फीमेल है वो क्या है?
सर्कुलर में, मतलब कि एक एग है एक तरीके से, इसका कोई फ्लैजिला नहीं है, जो मेल है उसका फ्लैजिला है, मेल है इसका फ्लैजिला। इसमें ध्यान से देखो, ये जो होता है हीट्रोकॉन्ट कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, हीट्रोकॉन्ट, हीट्रोकॉन्ट कहा जाता है, ठीक है। काफी छोटे में दिया हो, पर ध्यान से इसके 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोग पढ़ोगे, हीट्रोकॉन्ट करके पढ़ा होगा। और तीसरा हीट्रोगैमेट, जो कि ह्यूमन बीइंग में, अपन ह्यूमन बीइंग का तो बहुत लोग जानते हैं, टेल होता है, फ्लैजिला होता है एक तरीके से, ठीक है। और फीमेल जो होता है एक का सर्कल टाइप में दिखता है, तो ये तो कॉमन है, पर ये दोनों जरूर याद रखना, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे अपन बढ़े तो इन सम एल्गी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस। कुछ एल्गी में क्या होते हैं, सेम अपीयरेंस होता है, क्या होता है, सेम अपीयरेंस। कैसा होता है, सेम अपीयरेंस होता है, हाँ या ना बोलो। दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट, जैसे कि अपन ने पीछे ही देखा। क्या एग्जांपल है उसका, अपन क्या बोलेंगे, अगर यहीं पे एग्जांपल पूछ लिया तो अपन सीधे बोल देंगे क्लैडोफोरा एंड एल्गा। इसमें क्या बोल रहे हैं, कुछ एल्गी में so similar in appearance that is not possible to categorize them into male and female gametes, they are hence they are called homogametes। तो इन्हें क्या कहा जाता है, होमोगैमेट्स कहा जाता है। तो एक टर्म क्या पढ़ा अपन ने, टर्म अपन ने यहाँ पे ये पढ़ा कि होमोगैमेट्स टर्म क्या है, दैट इज आइसोगैमेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल है होमोगैमेट्स का क्लेडोफोरा। तो अपन को क्वेश्चन यहाँ से पूछ देंगे, सीधे एग्जाम्पल ही पूछ लेंगे, तो अपन यहाँ बगल में लिखेंगे, ठीक है, बगल में लिखेंगे। नोट्स अपन नोट्स की सीरीज चलाएंगे अपन लोग, ऐसी बात नहीं है, नोट्स की भी सीरीज चलाएंगे, नोट्स की भी सीरीज अपन लोग चलाएंगे। क्या लिख रहे हैं, होमोगैमेट, होमोगैमेट्स दैट इज आइसो। तो इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे अपन लोग, एग्जाम्पल लेंगे क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा याद रखना, ये क्लेडोफोरा क्या है, ये एल्गा है, क्या है, एक एल्गा है। ये बहुत ही याद रखने वाली चीज है, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। बुक में लिख लेना, इसमें राइटिंग थोड़ी दिक्कत है, अगर राइटिंग में और भी दिक्कत है तो बुक में देख लो, बुक में भी दिक्कत है तो मेरे से कमेंट कर देना, मैं अच्छे से बता दूंगा वो ये इस मिनट पे ये वाली जो चीज है मेरे को समझ में नहीं आई। However, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphologically distinct types. Heterogametes में पढ़ा अपन ने कि क्या पढ़ा उसमें कि टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, मॉर्फोलॉजिकली दिखने में अलग अलग है, जैसे heterogametes के। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड एंथेरोजॉइड और स्पर्म, एग और ओवम। तो अपन ने एक चीज क्या पढ़ी, होमोगैमेट पढ़ी, और एक चीज क्या पढ़ी अपन ने, हेटेरोगैमेट। क्या पढ़ा अपन ने, हेटेरोगैमेट पढ़ा, हेटेरोगैमेट पढ़ा। एक नया टर्म इसमें क्या पढ़ा कि हेटेरोगैमेट्स में जो आते हैं, जो गैमेट्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोगैमेट्स में जो गैमेट्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथेरोजॉइड और स्पर्म। तो क्या बोलते हैं, एंथेरोजॉइड, तो एंथेरोजॉइड एंड स्पर्म। स्पर्म जो होता है ना ह्यूमंस में वो स्पर्म बोलते हैं, एंथेरोजॉइड एल्गा में इसको स्पर्म, मेल गैमेट को एंथेरोजॉइड बोलते हैं। मेल गैमेट, ये भी एक मेल गैमेट है, क्या है एक, ये मेल गैमेट है, क्या है एक, ये मेल गैमेट है, ये भी क्या है, एक मेल गैमेट है। आगे बात समझ में, ये भी एक मेल गैमेट है, वो भी एक मेल गैमेट है। इसमें ना बगल में लिखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, इसमें इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें। और जो फीमेल आती है, एक क्या आएगा फीमेल, तो फीमेल में क्या होगा भाई, फीमेल में आएगा एक होगा एग, एक और क्या होगा, और ओवम, दो चीजें होती हैं एग और ओवम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी के बारे में बात करेंगे।
ऑर्गेनिज्म सेक्सुअलिटी की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, किस चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट का फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, किसमें, टू डिफरेंट इंडिविजुअल, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। फ्रॉम योर रिकलेक्शन फॉर एग्जांपल स्टडीड इन 11th क्लास वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व, ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें इस पैराग्राफ में इसने ये बोला है, इस पैराग्राफ में इन्होंने ये बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लाइन काम की है बस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है डिफरेंट इंडिविजुअल में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम इंडिविजुअल में ही हो और डिफरेंट इंडिविजुअल में ही हो, सेम में भी हो सकता है, डिफरेंट में भी हो सकता है, मतलब यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल वाली बातें करेंगे ये लोग, ठीक है। प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, प्लांट के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों ही हो सकते हैं, और ऑन डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट भी हो सकता है, ठीक है, और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल मतलब सेम, यूनिसेक्सुअल मतलब डिफरेंट प्लांट पे। अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्लांट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑर्गन अगर सेम प्लांट पे, एक ही प्लांट पे हो तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। अलग अलग, जैसे मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला प्लांट अलग, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला प्लांट अलग, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। अगली बात समझ में, in several fungi and algae terms such as homotheric and monoecious। तो एक चीज यहाँ पर अंडरलाइन करने वाली थी कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल होता है इसके अंदर। इन सेवरल फंगी एंड प्लांट्स, कुछ फंगी और प्लांट्स में हम क्या देखेंगे, टर्म, कौन से टर्म यूज होते हैं, होमोथैलिक एंड मोनोशियस तो ये वाली लाइन अंडरलाइन करने लायक है, ये लाइन अंडरलाइन करने लायक है। कौन सी लाइन है कि इन सेवरल फंगी एंड प्लांट टर्म्स सच एज होमोथैलिक एंड मोनोशियस आर यूज्ड टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन एंड हेटेरोथैलिक एंड डाइशियर यूज्ड टू। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें हाईलाइट करने को मिलेंगी अपन को। ये वाला पैरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला तो ऐसे गेला गजरा था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बता देता हूँ। इसमें थोड़ी बहुत कुछ काम की बातें हुई थी यहाँ पे, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ काम की बात नहीं हुई थी, इस पैरा में बहुत कुछ काम की बातें होंगी, ठीक है। तो हम पहला टर्म यहाँ पे तो क्या पढ़ लिए, बहुत सारे हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, तो हमने इसमें देखा जाए तो यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, इसी का मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि इस पेज पे ज़्यादा बहुत कुछ लिखना है तो लाइन नहीं मिलेगी अपन को फिर, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, एक टर्म पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या एक टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे लिखता हूँ कलर चेंज कर करके, मजा आता है मेरे को। पहला हम पढ़े बाइसेक्सुअल, क्या होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स में हम बोलते हैं, ठीक है। कुछ फंगी और प्लांट में हम लोग इसी टर्म को क्या बोलते हैं, होमोथैलिक, हम लोग होमोथैलिक करके कुछ पढ़े, होमोथैलिक या मोनोशियस करके पढ़ेंगे। मोनोशियस एनिमल में हम मोनोशियस कहते हैं जहाँ तक मेरे को मालूम है। एक आता है हीट्रोथैलिक या डाइशियस, अगली बात समझ में, हीट्रोथैलिक या डाइशियस कहते हैं। In flowering plant the unisexual male flower is staminate। फ्लावरिंग प्लांट में जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट में स्टेमिनेट, बियरिंग स्टेमन, वाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट। फीमेल क्या होती है, पिस्टिलेट होती है, जो क्या बियर करती है, पिस्टल करती है, ठीक है। इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। इन सम फ्लावरिंग प्लांट, कुछ फ्लावरिंग प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट रहते हैं, किस पे, सेम इंडिविजुअल, मतलब वो मोनोशियस और सेपरेट डाइशियस। अगर एक में होंगे तो मोनोशियस, अगर अलग अलग होंगे तो डाइशियस। सम एग्जांपल ऑफ मोनोशियस प्लांट्स आर कुकुरबिट, ठीक है। अब एग्जांपल यहाँ से आप लोग देख लेना, एग्जांपल भी रीड करना आप लोग, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। अगली बात समझ में, ठीक है।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे। होमो के एग्जाम्पल क्या थे? हम लोग इनके एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे हम इनके एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, तो इनके एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम लोग मोनोसियस में? कुकुरबिट और कोकोनट, है ना, कुकुरबिट और कोकोनट। अगली बात समझ में, अगली बात समझ में। फिर हम आगे एक चीज लिखेंगे। अब किसके बारे में हम लिखने वाले हैं? अब हम लिखने वाले हैं यूनिसेक्सुअल या हीट्रोथेलिक, यूनिसेक्सुअल या हीट्रोथेलिक या डाइशियस। ठीक है, ये तीनों बातें एक ही में आती हैं। लिखने वाले हैं यूनिसेक्सुअल, ये जो बातें की, ये मतलब कि एक ही प्लांट पे सब कुछ। यूनिसेक्सुअल, हीट्रोथैलिक या डाइशियस, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे? इनके एग्जाम्पल हम लिखेंगे, ये जो मैं बगल में नोट्स बना रहा हूँ ना, ये टाइम वेस्ट नहीं है, सच कह रहा हूँ, बहुत यूजफुल है, ये बहुत यूजफुल है। बात मानो, तुम लोग भी लिखो, अभी नहीं लगेगा यूजफुल, बाद में जब बुक खोलोगे ना, जब रिवाइज करने का टाइम आएगा, तब बहुत ही यूजफुल लगेगा ये। क्योंकि मेरे को, मैं बोल रहा हूँ तो यूजफुल ही होगा, बहुत बड़ी तोप हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग खुद करेंगे, हाँ, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रहा है ना, खुद निकालो, याद बहुत तेजी से रहेगा फिर। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? ये तो हमने प्लांट के बारे में पढ़ लिया, इतना कुछ पढ़ा। हम ये पैराग्राफ किसके बारे में पढ़ रहे थे? इस पैराग्राफ में हमने जो भी पढ़ा, इस पैराग्राफ में हमने जो भी पढ़ा, ये सब किसके बारे में था? सब प्लांट्स के बारे में था। ठीक है, ये सब किसके बारे में था? प्लांट्स के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में क्या देखेंगे कि व्हाट अबाउट एनिमल। प्लांट में हमने क्या क्या देख लिया? प्लांट में हमने ये देख लिया कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो सकते हैं, होमोथेलिक और मोनोशियस हो सकते हैं, हीट्रोथेलिक और डाइशियस होते हैं। एग्जांपल, होमोथेलिक मतलब कि एक ही प्लांट पे सब कुछ। होमोथेलिक और मोनोशियस किस में यूज होता है? होमोशियस और मोनोशियस यूज होता है लोअर प्लांट्स या फंगी में। ठीक है, हीट्रोथेलिक से डाइशियस भी किस में यूज होता है? लोअर प्लांट्स और फंगी में। पर डाइशियस मतलब अलग अलग, मोनोशियस मतलब एक, होमोथेलिक मतलब अलग अलग, हेट्रोथेलिक मतलब एक एक। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हूँ मैं। आगे बढ़ने समय फिर अपन एक चीज पढ़ने वाले हैं। अच्छा हाँ, ये फ्लावर में एक चीज लिख लेते हो आप लोग, अच्छा रहेगा। फ्लावर में हम एक चीज लिखने को बोल रहे हैं, ऐसे पेंसिल से। फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर में एक टर्म पढ़ा हमने स्टेमिनेट करके। क्या पढ़ा? स्टेमिनेट। एक हमने पढ़ा पिस्टिलेट। क्या पढ़ा हमने? पिस्टिलेट। पिस्टिलेट, ये क्या होता है? ये होता है यूनिसेक्सुअल में आता है, ये भी यूनिसेक्सुअल में आता है। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर का पार्ट होता है। ये क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर का पार्ट होता है। बात समझ गए? आगे एनिमल की बात करता हूँ मैं। एनिमल की बात कर रहा हूँ मैं, तो एनिमल में क्या बोलूँ? व्हाट अबाउट एनिमल्स आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज ईदर मेल एंड फीमेल। ठीक है ना, इसमें भी यूनिसेक्सुअल होता होगा, इसमें भी बाइसेक्सुअल होता है। तो इसमें बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। अब इसके बारे में, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये जहाँ जितने भी आएंगे सब एनिमल के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी यहाँ पे? अब एनिमल के बारे में। अब एनिमल के बारे में वही सारी बात होंगी जो प्लांट में हुई थी, पर ये एनिमल की होंगी इसमें। इसमें भी हम पढ़ेंगे यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल करके पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें हम पहले तो बुक का देख लेते हैं।
कि स्पीशीज विच पजेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब कि जो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करे वो बाइसेक्सुअल, तो एक करे वो यूनिसेक्सुअल। तो इसको हम इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन तो यही आना है, ठीक है, अगर ऐसा आएगा भी तो। हम लोग एक एनसीईआरटी की सीरीज भी चलाएंगे, ठीक है ना, तो जिसमें मतलब कि मैं बुक से कर रहा हूँ, हम लोग चला ही रहे हैं, खैर वो तो पागल आ गए होंगे, मतलब कि बोर्ड पे समझाने वाला एक चल ही रहा है, क्लास में बोर्ड पे मैं काफ़ी करवाता हूँ, उस पर काफ़ी अच्छे से आता है। आप लोग उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास चलती है। हार्मोफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल में क्या होता है, हार्मोफ्रोडाइट बोला जाता है, क्या नाम दे दिया गया है, हार्मोफ्रोडाइट, ये टर्म आ सकता है। हार्मोफ्रोडाइट मतलब क्या, हार्मोफ्रोडाइट मतलब कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में रहना, मतलब ऑर्गन एक ही जगह पे सेम जगह पे रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल इसका होगा अर्थवॉर्म, क्या होगा, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, टेपवॉर्म और लीच, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये कुछ आप पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें यूनिसेक्सुअल भी पढ़ेंगे। यूनिसेक्सुअल में क्या पढ़ेंगे, यूनिसेक्सुअल में तो एक ही है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल में तो इसमें एक ही एग्जांपल दिया हुआ है यूनिसेक्सुअल का, यहाँ देखो, इसमें यूनिसेक्सुअल की बात की जाए, देखो ये राइटिंग मेरी इसमें इतनी गंदी आ रही है, आप लोग लिखोगे तो शायद अच्छे से ही लिखो, ठीक है। आप लोग छोटा छोटा भी लिखना, क्या इसमें पीडीएफ में थोड़ा बड़ी जगह दे रही है, पर एनसीईआरटी की बुक में अगर देखोगे ना बहुत छोटी छोटी जगह ही दी हुई है, तो आप छोटा छोटा लिखना, पास पास लिखना। मैंने अपनी एनसीईआरटी बुक में कैसे लिखा है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा तो अब बातें करेंगे किसके बारे में, सेल डिवीजन के बारे में, कि गैमेट्स बन रहा है, कैसे बन रहा है गैमेट्स। अपन ने ये तो पढ़ लिया, अपन ने ऊपर के स्ट्रक्चर वगैरह ये सब पढ़ा, ठीक है। अब ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाले जो यहाँ से जब अपन चालू करने वाले ना, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन ड्यूरिंग gamete formation. Gametes in all heterogametic species are of two types, namely male and female. Namely male and female gametes are haploid. ठीक है, ठीक है। तो एक मैं अभी अगली मैं सोच रहा हूँ कि अब इसको ना एक अगले वीडियो में ही बना दूँ, ठीक है। अगले वीडियो में थोड़ी अच्छी रहेगी ये, ऐसे क्या बोर हो जाओगे एक ही वीडियो में, ये सब देख के 1 घंटे की वीडियो बन चुकी, काफी लंबा लेक्चर चला गया है। स्प्लिट करके बनाना चाहता हूँ मैं ये सब व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम चाहो तो मैं इसमें ही बोल दूंगा तो मेरे को तो अच्छा ही है, पर लेकिन स्प्लिट करके पढ़ो। कोई चीज़ अपन छोटे छोटे पढ़ते हैं ना, थोड़े थोड़े घंटे, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, 1 घंटा अपन 1 घंटे से ज़्यादा अपन पढ़ते हैं तो उब जाते हैं। तो जब ही तक पढ़ो जब तक दिमाग चल रहा है, इसका मतलब यही नहीं कि 10 मिनट बाद ही बंद कर लो, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं यहाँ से पढ़ाना चालू करता हूँ, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो भी पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।